नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बहराइच में जो दंगे हुए, बहराइच में जो घटना हुई जिसमें एक लड़का मारा गया, उसके बाद से लेकर गोदी मीडिया ने इतना तमाशा मचाया कि लोगों को वाकई विश्वास हो गया कि सारी की सारी गोदी मीडिया के हाथ में असली वाला पोस्टमार्टम पहुंच गया है और उसी से वो बता रहे हैं कि नाखून नोचे गए, ये किया गया, वो किया गया। जितनी क्रूरता उनके दिमाग में थी, जितनी कल्पना वो कर सकते थे, वो सारा कुछ किया। और ये भी लगता है कि कहीं से उनको कोई टूल किट मिला था, इसीलिए सारे के सारे वही झूठ फैला रहे थे। मैं कुछ नाम ले लूंगा, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है जब ये लोग खुल के समाज के अंदर जहर फैलाते हैं। चित्रा त्रिपाठी जो आजकल एबीपी न्यूज में चली गई हैं, उन्होंने बाकायदा शो किया। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में असली पोस्टमार्टम है और जम के उसको सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए उपयोग किया। कहा कि नाखून उखाड़े गए, ऐसे पिटाई हुई, यहां ये लगा था, वहां ये लगा था। इसके अलावा जी न्यूज पर यह खबर आई, दूसरी जगहों पर यह खबर आई और टीवी 9 के जो यूपी और उत्तराखंड के कंसल्टेंट एडिटर हैं अमिताभ अग्निहोत्री, इन्होंने बाकायदा पोस्ट लिखी यही सारी बातें करते हुए। इन लोगों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लोग जिम्मेदार जगहों पे बैठे हुए हैं। आईटी सेल या फिर 2 रुपए लेकर झूठ फैलाने वालों की बात मैं नहीं कर रहा, उनका तो काम था, उन्होंने झूठ फैलाया। लेकिन बहुत साफ साफ लगता है कि ये पूरी की पूरी टूल किट बना के दी गई थी और ये टूल किट आराम से लोगों ने चलाई, आराम से लोगों ने जहर भरने की कोशिश की बहराइच के मुद्दे पर। यहां पर यह नोट कर लीजिए कि यूपी के अंदर अभी उपचुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले दुर्गा पूजा में यह सारा कुछ हुआ और फिर इसको झूठ के साथ जम के फैलाया गया। गोदी मीडिया कितना झूठ बोल सकता है, इस पर आप सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। अभी गाजियाबाद में एक घटना हुई जिसमें एक घरेलू सहायिका जो थी, खाना बनाने वाली थी, उसके ऊपर आरोप लगा, वीडियो आया कि वो खाने में अपना यूरिन मिलाकर खाना बना रही है और उसके बाद उसको गिरफ्तार वगैरह किया गया। एक अखबार ने जब इसको छापा तो खबर तो वही छापी, लेकिन उसके साथ जो तस्वीर छापी वो हिजाब वाली महिला की छाप दी और जब लोगों ने दबाव बनाया तब ओरिजिनल सीसीटीवी की तस्वीरें छापी गई। यानी उसको भी मुसलमानों के खाते में डालने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया हमारा इसी तरह से काम कर रहा है। एक रवांडा नाम का देश है अफ्रीका में, कभी उसका इतिहास उठाकर पढ़िएगा, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा। वहां पर रेडियो रवांडा था। रेडियो रवांडा का काम ही था सुबह से शाम तक नफरत फैलाना और जिसकी वजह से वहां पर लाखों लोग मारे गए। यहां यह कंडीशन है कि जो आईटी के ट्रॉल्स हैं, जो दिन रात नफरत फैलाते हैं, वो खुलेआम लिख रहे हैं। इस घटना के बाद ही लिखा था, खुलेआम लिख रहे हैं कि अपने देश में गृह युद्ध होने वाला है और उस गृह युद्ध की तैयारी कर लो। होना तो यह चाहिए था कि देश के अंदर हिंसा भड़काने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता, लेकिन ऐसे लोगों को कौन गिरफ्तार करता है। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं। कल बाकायदा एक टीवी बाइट जारी की उन डॉक्टर साहब ने जिन्होंने पोस्टमार्टम की थी रामगोपाल मिश्रा की। वो टीवी बाइट सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें जानने का मामला है। सब बात सुनने के बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। तो दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज हैं। सबने देखा है।
सर मौत का स्पष्ट कारण क्या है? स्पष्ट कारण अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हुई। यानी जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया वो बहुत साफ साफ कह रहा है कि जो मौत हुई है वो छर्रे लगने से यानी गोली लगने से हुई है। बाकी सारी जो चीजें हैं, नाखून उखाड़ना वगैरह वगैरह, इन सारी बातों की पुष्टि पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहा है। आप ये सोच के देखिए कि बहराइच पुलिस जो सरकार के अधीन काम करती है, योगी सरकार के अधीन काम करती है, बहराइच पुलिस ने भी बाकायदा एक पोस्टर बनाकर ट्विटर पर जारी किया और जिसमें कहा कि पोस्टमार्टम को लेकर ये सारी चीजें जो फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। लोगों ने जाकर, जिन लोगों ने ये ट्वीट किए थे, और खासतौर पे अमिताभ अग्निहोत्री की मैं बात करूंगा, ट्विटर पर उनका ट्वीट काफी चर्चा में है, लोगों ने जाकर बाकायदा वहां पर वो पोस्टर लगाया, वो जो डॉक्टर साहब का बयान मैंने आपको दिखाया उसका लिंक लगाया। यानी अमिताभ अग्निहोत्री जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और इसके बावजूद ट्वीट हटाने की जगह, ट्वीट मिटाने की जगह ट्वीट वहीं का वहीं बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? जहां से ये काम मिला है वहां से ये इतने आश्वस्त हैं, ये जानते हैं कि कितना भी हम कुछ भी लिख देंगे हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमको जिसने ये करने के लिए कहा है वो बचा लेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनको ये सब करने के लिए कौन कह रहा होगा। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, कई बार जनता के मुद्दे बीच में उठाए तो लोगों को लगा वो बदल गए, लेकिन ऐसे लोग बदलने वाले नहीं हैं। सुधीर चौधरी ने भी ब्लैक एंड व्हाइट पर यही शो किया। ये लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से, हालांकि इन लोगों को जर्नलिस्ट कहना जर्नलिज्म के पूरे काम को गाली देना है। अब ये लोग सिर्फ नफरती एंकर बन के रह गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जर्नलिज्म का जे भी नहीं बचा है इनके अंदर, ये कहीं से पत्रकार नहीं है, पत्रकार का प भी नहीं बचा है इनके अंदर। उन्होंने भी ब्लैक एंड व्हाइट पर यह शो किया और सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखाया, जो व्हाइट था, जो पोस्टमार्टम की असली रिपोर्ट थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अरे कम से कम इंतजार तो कर लेते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का। ठीक है, तुम्हारे पास पहुंच गया था, टूल किट पहुंच गया था, कहीं से मैसेज आ गया होगा तुम्हारे पास कि ये चलाना है, लेकिन कम से कम जनता के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी रखो। पहले ही जो शहर दंगे की आग में जल रहा है, उसकी आग को देश भर में भड़काने का जो काम तुम लोग कर रहे हो, इस काम के लिए पैसे कितने कमा लो, इस काम के लिए घर कितने बड़े बना लो, इस काम के लिए नौकरी कितनी बड़ी पालो, लेकिन एक दिन यह देश धिक्कारेगा कि तुम लोगों ने देश को आग के हवाले किया। तुम्हारा काम था आग को बुझाना, तुम पत्रकार थे, तुम्हारा काम था आग पर पानी फेंकना, लेकिन तुमने अपनी पत्रकारिता पर पानी फेंक दिया। दलाल बन गए, एंकर बन गए, नफरती एंकर बन गए और वही टूल किट एज इट इज पढ़ दिया जो बाहर से आया था। अगर नहीं था टूल किट तो मुझे बताइए कि आखिर सारे पत्रकार एक ही कहानी कहां से कह रहे थे? कहां से सबके पास एक ही कहानी आई? वही सारी क्रूरता की कहानी कैसे अग्निहोत्री से लेके सुधीर और सुधीर से लेके चित्रा और बाकी सारे जितने चैनल हैं उनके पास यही कहानी कैसे आई? कौन था इनका इन्फॉर्मर? किसने, कौन से संवाददाता ने इनको यह कहानी ला कर दी थी? और बहराइच पुलिस से भी मेरा पहले तो उनको बहुत आभार कि उन्होंने कम से कम सच्चाई को जारी किया। दूसरा सवाल यह कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, आखिर उन लोगों को सजा कौन देगा? अगर अफवाह फैलाने वालों को आप सजा नहीं देंगे तो फिर तो अफवाहें बार बार एक के बाद एक फैलती रहेंगी और ये लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि इनका काम तो हो गया, टीवी चैनलों पे चल गया, लाखों लोगों ने देख लिया, व्हाट्सएप पे चला गया, लाखों लोगों के व्हाट्सएप में पहुंच गया, झूठ फैल गया, सच नहीं पहुंचेगा उनके पास, झूठ पहले पहुंच गया और वो उस पर भरोसा करेंगे। नाखून उखाड़ने की बात, करंट लगाने की बात, आखिर वही बातें सबके पास क्यों पहुंची? टाइम्स नाउ भारत कहता है कि क्या हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लगा देने भर से किसी को जिंदा मार दिया जाएगा? एंकर बरखा की रिपोर्ट के साथ देखिए अब्दुल की ऐसी बर्बरता, नाखून उखाड़े, करंट लगाया और लगभग सारे चैनल्स ने इसी तरह की भाषा का उपयोग किया। पहला सवाल तो क्या इन लोगों को यह दिखाई नहीं दिया कि जुलूस जानबूझकर उस इलाके से जा रहा था? उस आदमी के घर के सामने तमाशा किया गया, गंदे नारे लगाए गए, उसके घर पे चढ़ा कोई बंदा, झंडा उतारा, रेलिंग तोड़ी साथ में, यह सारा कुछ हुआ। और इसके बाद भी मैं हमेशा से उन लोगों में हूं, जब पहली बार भी इस घटना पे मैंने बात की थी तो मैंने यही कहा था कि गोली मारना बिल्कुल गलत था, गोली नहीं मारी जानी चाहिए, किसी भी हालत में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, पकड़ के उसको पुलिस को भी सौंपा जा सकता था, कुछ और भी किया जा सकता था। लेकिन जरा एक मिनट अपने दिमाग को खुला रख के सोचिए कि जिस तरह से हर त्योहार पर
मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकालकर वहां मां बहन की गालियां देते हुए लोग निकलते हैं, गंदे गंदे गाने चलाते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं और सारा तमाशा करते हैं। अगर आप उस धर्म के होते तो आपको कैसा लगता? किसी एक नॉर्मल इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ लगातार 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 यह हो रहा है। कितना गुस्सा और कितनी जिद पैदा कर रहे हैं उस आदमी के अंदर, कितनी चिढ़ पैदा कर रहे हैं उस आदमी के अंदर। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। यही दशहरे का जुलूस निकलता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम इलाकों से नहीं निकलता, निकलता मुस्लिम इलाकों से। शांति से देवी के जो भजन हम गाते आए हैं बचपन से, वो भजन बजाते हुए निकलता। मैं दावा करके कह रहा हूं कि कोई पत्थर तो छोड़ दीजिए, शायद लोग फूल फेंकते, शायद मुस्कुराते, शायद 2-4 लोग जुलूस में शामिल हो जाते, शांतिपूर्वक वो जुलूस निकल जाता और जाकर मां की मूर्ति को दहा दिया जाता। मैंने पहले भी सवाल पूछे हैं, आज फिर ये सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी मां होगी जिसके सामने आप मां बहन की गाली देंगे और उसको सही लगेगा? कौन सी मां होगी जो दूसरे को मां बहन की गाली देते हुए सुनकर उसको अच्छा लगेगा? देवी को एक तरफ आप मां कहते हैं और उसी देवी की मूर्ति जब आप दहाने जा रहे हैं तब आप मां बहन की गालियों वाले गाने चला रहे हैं, दूसरों के घर पर घुस रहे हैं। कौन अधिकार देता है किसी के घर में घुसने को आपको? आप हैं कौन जो किसी के घर में घुस जाएंगे? और आपके घर में अगर कोई घुस जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी मां बहनें होंगी घर में, बच्चे होंगे घर में, सारे लोग होंगे घर में, बाहर हजारों लोगों की भीड़ है और एक आदमी आपके घर के अंदर घुस जाता है। अगर संविधान की बात करेंगे तो ऐसे में संविधान भी आत्मरक्षा का अधिकार देता है। गरीब आदमी था रामगोपाल मिश्रा, उसके घर की तस्वीरें आई, राजेश साहू ट्विटर पर हैं, वो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, वहां तक पहुंचे थे, उन्होंने तस्वीर जारी की थी वहां के घर की। उस घर की हालत आप देखिए। वो बता रहे हैं कि इसके 2 भाई पहले ही मर चुके हैं, कुछ दिन पहले इसने शादी की थी और वो भी लव मैरिज की थी इसने। भंडारों में खाना बनाकर अपना काम चलाता था। किसने उसके नसों में जहर की वो सुई लगाई कि वो जुलूस में तो जाता ही है, साथ में किसी के घर पे चढ़ के और उसकी रेलिंग तोड़ देता है, झंडा हटाकर अपना झंडा फहरा देता है। आखिर कोई तिरंगा तो वो नहीं फहरा रहा था, और तिरंगा भी हो तो किसी के घर पे आप जबरदस्ती तो नहीं फहरा सकते। आपके घर पे पूजा होती है, हनुमान की पताका लगती है, कोई अगर वो पताका गिरा के कोई दूसरा झंडा लगाना चाहे तो आपको कैसा लगेगा? आखिर त्योहार मनाने का ये नया तरीका कैसे आया है? और ये नफरतें कौन फैला रहा है? यही लोग जिनके नाम मैं ले रहा था। शलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, मेरे शहर से ही विधायक हैं, पत्रकार हुआ करते थे, अच्छे पत्रकार हुआ करते थे। पत्रकारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सारे के सारे चैनल जो हैं वहां पे सिर्फ मुसलमानों को भेज रहे हैं कवर करने के लिए। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तुरंत एक लिस्ट जारी की कि एएनआई से गौरव अरोड़ा को, अक्षय वर्मा को भेजा गया था, अजय कनौजिया को भेजा गया था, दूसरे चैनलों के उन्होंने नाम लिए और बताया कि देखिए 3 हिंदू तो मैं अभी बता रहा हूं और बाकी भी बताऊंगा। इसका नतीजा क्या हुआ कि वहां पर एक इंप्रेशन गया कि सारे जो पत्रकार आए हैं वो मुसलमान हैं और वो हमारे खिलाफ हैं। उस चक्कर में रामबरन चौधरी नाम के एक पत्रकार का हाथ टूट गया और वो तो उनका कहना है कि उनके हाथ में कलावा था, अगर कलावा नहीं होता तो शायद उनको भीड़ मार डालती। विधायक हैं, विधायक का काम क्या है? विधायक का काम था अगर इतना प्रेम है तो वहां जाते, हालात देखते और वहां शांति स्थापित करने की कोशिश करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसने गोली मारी है उसको आप छोड़ दो, उसको जो सजा मिलनी चाहिए कानूनन उसको वो सजा मिले, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप पूरे शहर में दंगा फैला देंगे और पूरे शहर का दंगा फैलने के बाद आप इस तरह की और खबरें चलाएंगे ताकि दंगा भड़कता रहे, दंगे में कहीं से शांति ना मिले। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा था कि यह दरअसल जो है वो पुलिस प्रशासन की नाकामी है। LIU होता है जो चप्पे चप्पे की खबर रखता है कि आगे क्या होने वाला है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। उस लोकल इंटेलिजेंस से निश्चित रूप से खबर आई होगी कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता बदला जा सकता था, अगर रास्ता वही था तो बड़ी पुलिस फोर्स दोनों तरफ लगाई जा सकती थी, जिसको यह कहा जाता कि किसी भी हालत में माहौल ना बिगड़ने दो। लेकिन यहां तो हालत यह है कि हम सैकड़ों ऐसे वीडियो देख चुके हैं कि माहौल बिगड़ा रहता है, पत्थर चलते रहते हैं, लाठियां चलती रहती हैं और पुलिस अगल बगल घूमती रहती है। पुलिस का काम क्या है? हिंदी सिनेमा की तरह
अपराध हो जाने के बाद पहुंचना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है कि जो लोकल इंटेलिजेंस मिलती है उसके आधार पर इस तरह की चीजों को रोकना। हम लोग भी बच्चे थे, हम लोगों ने भी बहुत दुर्गा की मूर्तियां, हम लोगों ने भी बहुत सारी माता दुर्गा की मूर्तियां दहाई हैं। ये सारी चीजें तो नहीं होती थी। नाचते गाते आदमी जाता था, दुर्गा जी को बहाता था, प्रणाम करता था और अगले साल फिर जब दशहरा आता था तो दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर देता था। शहर में मुस्लिम भी थे, शहर में सिख भी थे, लेकिन कभी दंगे जैसी स्थितियां तो नहीं हुई इसके चलते, क्योंकि हम किसी के घरों में घुस के झंडा उखाड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। हम अगर दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करते थे पूरी श्रद्धा के साथ, तो उतनी ही श्रद्धा के साथ दहाने जाते थे। उसमें मां बहन की गालियां नहीं आती थी, दुर्गा जी का जयकारा आता था। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें कोई भी त्योहार हो, आप अपने देवता का जयकारा लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर आपको डीजे जरूर बजाना है, आपको मां बहन की गालियां जरूर देनी है, मुसलमानों को गालियां देनी है। और ये सारा कुछ आपको लगता है कि ये सारा कुछ आपने कर लिया तो भक्त हो गए। सरकार का काम तो यह है कि जब इस तरह का माहौल बन रहा था तो उसको रोका जाता। सरकार का काम यह है कि उसकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होनी चाहिए थी कि पता होना चाहिए था कहां क्या होने वाला है, पहले से कहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, और वहां पर पुलिस बल तैनात करके या कैसे भी रूट बदल के जो भी संभव था किसी भी तरह से इसको होने से रोका जाता। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सरकारों को तो इससे फायदा हो रहा है। अब तो जितना धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, जितना दंगा होगा, उतना फायदा होगा, तो आदमी रोकेगा क्यों? भड़काने पे लगे हुए हैं लोग। जब पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है तो सारे लग जाते हैं ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के लिए। आज यहां हिंसा हुई है, बहराइच में, यूपी में हिंसा हुई है। अभी कल घटना आई है, 3 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप की घटना आई है। लेकिन कोई गोदी मीडिया का पत्रकार योगी सरकार से इस्तीफा नहीं मांगेगा। कोई नहीं कहेगा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ये जो गोदी मीडिया को आपने इतना बड़ा राक्षस बना दिया है ना, देख देख के विज्ञापनों के सहारे, सरकारी विज्ञापनों के सहारे और आपकी व्यूअरशिप के सहारे इनको लगता है ये जो चाहे वो चला सकते हैं, जब चाहें तब देश में आग लगा सकते हैं। आप भी उतने ही दोषी हैं। अगर अब भी आपने इस गोदी मीडिया का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं किया तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप भी इस नफरत फैलाने के खेल में भागीदार हैं। पूरी तरह से इस हिंदुस्तानी रेडियो रवांडा का बहिष्कार कर देना चाहिए, वरना यह हमारे देश को एक ऐसी आग में झोंक देगा, खून की ऐसी नदी में बहा देगा कि हम सब चाह कर भी वहां से निकल नहीं पाएंगे। दुनिया के जिन देशों में इस तरह की चीजें हुई हैं उनके हालात जाके देखिए, बरसों बरस बीत जाते हैं लेकिन देश ऐसे ही तड़पता रहता है, ऐसे ही परेशान रहता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान ऐसा हो, लेकिन जिन लोगों ने अपने जमीर बेच दिए हैं, जिन लोगों ने अपनी कलम बेच दी है, जो लोग इस नफरत में मजे ले रहे हैं, वो अपने देश को उसी तरफ ढकेल रहे हैं। कहते तो खुद को देशभक्त हैं, लेकिन उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता जो अपने ही देश में आग लगाने की कोशिश करे। वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि कैसे इनकी व्यूअरशिप, इनको देखना, इनको महत्व देना इतना कम कर दिया जाए कि इनकी बातों का कोई असर ही ना पड़े। यही एक तरीका है कि गोदी मीडिया जो जहर फैलाने में लगा हुआ है उसको हम रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पढ़ूंगा उनको, मैं भी सीखने समझने की कोशिश करूंगा आपसे, और जो कुछ मैंने कहा है अगर आपको लगता है कि वो आपके काम का है तो आप भी उसको दूर तक पहुंचाइए। हमारे वीडियोस अपने दोस्तों को भेजिए, खासतौर पे उन दोस्तों को जिनका दिमाग इस नफरती जहर ने पूरी तरह से खराब कर दिया है। देश को बचाना आपका काम है, हमारा काम है, इस देश के हर नागरिक का काम है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।